आदाब दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे हैं साजी विरासत की खास पेशकश दास्तान-ए-कदम। आज हमारे साथ वो मशहूर मारूफ शायर हैं जिन्होंने आलमी सतह पर अपनी एक बड़ी पहचान बना ली है। हालांकि ये एक लेगेसी को आगे बढ़ा है। इनका ताल्लुक उस अदीम शख्सियत से है, उस बड़े शायर से है जिसे पूरी दुनिया बहुत अदब व प्यार से जानती मानती पहचानती है, जनाब हजरत खुमार बारावंकी। उस लेगेसी को याद बढ़ा रहे हैं। खुमार साहब के ये होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया परवेज भाई, बहुत शुक्रिया। फैज भाई, जैसे ही आपको लोग सुनते हैं, डाइस पे आते हैं, उन लोगों के दिमाग में एक इमेज आ जाती है जी, हजरत खुमार साहब। जी जी जी। तो हम लोग इस प्रोग्राम की जब शुरुआत करेंगे जी, तो सबसे पहले खराज अकीदत पेश करेंगे खुमार साहब को। जी बिल्कुल। और मैं ये चाहूँगा कि वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं। मेरी याद से जी। अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा है। तो मैं चाहता हूँ कि खुमार साहब की कोई गज़ल से इस प्रोग्राम की शुरुआत। बहुत अच्छा मशवरा, और आपकी जो है ये ख्वाहिश भी ठीक माशाल्लाह। और मेरे लिए भी ये शहादत की बात है कि अगर कहीं पर भी मुझे पढ़ने की भी शुरुआत होती है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि 2 शेर ही सही, लेकिन मैं दादा के पढ़ के और उस मुशायरे का आगाज़ हो। तो एक मतलब एक शेर ज़रूर पढ़ देता हूँ। अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं। और ये शेर बड़ा पसंदीदा मेरा, ये शेर सुने बतौर ख़ास समात फरमाएं। अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं, ये कैसी हवाए तरक्की चली है, ये कैसी हवाए तरक्की चली है, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं, दिए तो दिए। बहुत शुक्रिया। बहुत ही मतलब एक जैसे ये मखसूस तरन्नुम जो है सुनते हैं खुमार साहब का, और हम लोग उस यादों में खो जाते हैं हजरत खुमार बारावंकी की। मैं साहब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके वालिद मोहतरम थे सुरूर बारावंकी साहब, जी जी, और आपके दादा खुमार साहब, आपको कितना वक्त मिला उनके साथ रहने का? हाँ साहब, ये तो मेरे साथ बड़ा ये अब ये अल्लाह की मर्ज़ी कह लीजिए कि जब चलना सीखा तो ये दोनों मौजूद थे, लेकिन जिस दिन मशायरे के डाइस पे पहला कदम रखा तो मेरे वालिद साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और दादा मरहूम का भी इंतकाल हो चुका था। लेकिन बचपन से उनका जो साथ रहा घर में, क्योंकि हम सबसे छोटे थे भाइयों में, तो हम अपने वालिद साहब के भी बड़े करीब थे और अपने दादा के भी बहुत करीब थे। तो हमें सन तो नहीं याद है, लेकिन मुझे ये इतना याद है कि जब उपभोक्ता भंडार में एक मुशायरा हुआ था, मेरा ख्याल वो मौसना कदवाई साहिबा वाला मुशायरा था। उस मुशायरे में पहली बार हम ज़बरदस्ती इन लोगों के साथ आए थे कि हम भी चलेंगे मुशायरा सुनने। उस मुशायरे का हमको पूरा याद है कि किस तरह से स्टेज बना था और हमारे दादा आए थे। और फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि इलाके के जितने मुशायरे होते थे, जैसे मजगमा शरीफ, फतेहपुर, देमा और बाराबंकी 2 अक्टूबर वाला, तो इन सारे मुशायरों में हम दादा के साथ और या वालिद साहब के साथ ज़रूर जाते और पूरी रात बैठ के मुशायरा सुनते थे। आज भी मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं इन सब मुशायरों की। तो हमें बड़ी मोहब्बतें हासिल हुई, उनकी दुआएं हासिल हुई, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम ही वो खुशनसीब पिसाज़ादे हैं कि जिसे आबरूए गज़ल की सीरत के साथ साथ उनकी गोद भी मिली। जैसे आपने बताया कि आप कई भाई हैं, जी,
और उनमें आप सबसे छोटे हैं। जी जी जी। सबने अलग अलग फील्ड चुनी। आपने कब सोचा कि आप जो है अपनी इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे और शायरी की दुनिया में ही आप रहेंगे? हाँ नहीं परवेज भाई, ये सोचा नहीं था कि हमें ये काम करना है या इस लाइन में हमें जाना है। हाँ, शौक़ बचपन से था। हमारे एक बड़े भाई थे, वो तो उनको फिल्म लाइन में जाने का बड़ा शौक़ था, तो वो उसमें हमेशा रहे। एक हमारे भाई स्पोर्ट में बड़ा उनका शौक़ था, तो वो स्पोर्ट की दुनिया में निकल गए। अच्छा, हमारा कोई तय नहीं था कि नहीं यार हमें यही करना है, लेकिन जब ये माहौल शुरू से बनता गया तो हम इसको ही अडॉप्ट करते गए। होता क्या था कि जैसे मसलन देवे के मुशायरे से लौटे तो वहाँ कई शायर अपना अपना कलाम पढ़ते थे, तो उन सबको हम सुनते और दिन भर वही गुनगुनाया करते थे। हालांकि हमने दादा के सामने या वालिद साहब के सामने कभी ये बात भी नहीं हुई कि हमें स्टेज पे आना है। लेकिन जब 2001 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो अखबार में एक लाइन आई कि खुमार बाराबंकी साहब के घर से शायरी का आखिरी चिराग भी बुझा। तो वो लाइन बड़ी टचली थी और फिर ये था कि यार घर से ये सिलसिला जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं से ख़त्म ना हो। फिर वालिद साहब के जो है याद में एक नशिस्त हुई और उसमें हमें बुलाया गया, तो हमसे कहा गया कि साहब आप जो है आके एक वो पढ़ दीजिएगा गज़ल सुरूर साहब की। ठीक है, आ जाएंगे। परवेज़ भाई, हम ये सोच के घर से निकले कि 6, 7, 8, 10 लोग होंगे, पढ़ लिया जाएगा, क्या मतलब है। अब वहाँ जब पहुँचे तो साहब वहाँ मजमा बहुत ज़्यादा। खैर अल्लाह का नाम लेके वालिद साहब की गज़ल पढ़ी। फिर वहीं शहर के और लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने सुना, अपनी दुआएं दी और उन्होंने फिर अगले दिन वहीदा रहमान साहिबा को आना था खुमार एकेडमी, तो हमें वहाँ बुला लिया गया। वहाँ भी हमने दादा की गज़ल पढ़ी। फिर 2 अक्टूबर के मुशायरे में परमानेंट एक दावतनामा आ गया, तो जब उसमें पहुँचे साहब तो वहाँ दादा की गज़ल पढ़ी हमने। फिर वो उस मुशायरे में एक डॉक्टर सागर आज़मी साहब ने और राजना शर्मा साहब ने एक छोटा सा एक नजराना दे दिया। उस नजराने ने ज़िंदगी को यहाँ तक पहुँचा दिया। अच्छा, जिस शायर को पूरी दुनिया सुनती थी उनकी गज़लों में, जी, उस शायर के खानदान के चिराग आगे बढ़ाने में किसने मदद की? आपने किससे शायरी सीखी? आपका उस्ताद कौन बना? हाँ जी, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और थोड़ा सा तकलीफ़ भी है इन सब चीज़ों से, लेकिन खैर वो सब बातें नहीं बयान करना। लेकिन ये है कि शुरुआती दौर में निहाल रिजवी साहब यहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने हमारी जो है सरपरस्ती उनकी हमें हासिल रही। और उसके बाद लखनऊ में राम प्रकाश बेखुद साहब से हम जुड़े और उनसे बड़ी मोहब्बतें हासिल हुई और उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। शायरी की दुनिया में परवेज़ भाई बहुत से लोग हैं जो शायद मदद करते भी हैं और करते नहीं हैं। ये वो दुनिया है कि जहाँ अपनी जगह खुद बनाना पड़ती है लोगों के साथ। वैसे तो सबने बड़ा सपोर्ट किया और ख़ास तौर से अवाम का भी बेहद शुक्रिया करते हैं, या कई मुशायरे कन्वीनर ऐसे हैं कि जब हम किसी मुशायरे में पहुंचते हैं तो एक अलग से एहतराम होता है कि नहीं खुमार साहब के पोते हैं ये, तो बड़ी मोहब्बतों से आवाम भी सुनती है और बुलाने वालों की भी। जब आपने मुशायरों की शुरुआत की थी तो हम लोगों को याद है कि जब आप स्टेज पे आते थे तो लोग कहते थे कि अरे कोई डायरी मिल गई है दादा की, इस टाइप की बातें होती है। जी 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 जी। फिर धीरे धीरे आप मकबूल होते गए और आपकी गज़लें जैसे जैसे शायर होते गए, आप पढ़ते गए, तो लोगों ने मान लिया कि आप शायर। अरे ये मोहब्बत है आप लोगों की। तो ये इसको कितना वक्फा लगा है, कितना वक्त लगा? परवेज़ भाई तकरीबन 22 साल का सफ़र हो गया ये शायरी करते हुए। 2001 में पहला मुशायरा मैंने बताया आपको, 23 अगस्त 2001 में शुरुआत हुई और ये सफ़र यहाँ तक। इस बीच में बड़े मामले हुए, कहीं पर नरम हुआ, कहीं पर गर्म हुआ। मुशायरों का शुरुआती दौर का मामला ये होता था कि मुशायरे पढ़ने की एक वो भी थी कि नहीं साहब हमारी भी हाज़िरी हो जाए, हम भी किसी तरह से मुशायरों में पहुँच जाएँ। तो एक जुनून था कि नहीं साहब हमको इसमें कुछ ना कुछ करना है। तो पता चला कि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं भी मिला है तो तब भी हम लोग
चले जा रहे हैं बस से, किसी तरह से नहीं मुशायरे पढ़ना है। और भाई कोई भी चीज़ हो, ये दुनिया उर्दू अदब है, इतनी आसानी से किसी को शायद तस्लीम करती भी नहीं हो, अगर कर लेती है तो फिर बड़ा वक्त लगता है। लेकिन मेरे साथ तो ये है कि शुक्र अल्लाह का भी है, और मेरे तमाम अहबाब जैसे तारिक जिलानी साहब हैं, शोएब अनवर साहब हैं, सलीम सिद्दीकी साहब हैं, ये सब हमारे साथी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं। तो इन लोगों ने हमेशा हमें इनकरेज किया, हमें सपोर्ट किया कि नहीं फैज़ तुम्हें आगे बढ़ना है, और चाहे जब जैसी मुश्किलें आएँ तुम्हें अब इसमें लड़ के आगे बढ़ना है। तो ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे तमाम लोगों ने साथ दिया, और शहर के लोगों का भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं हम कि शहर से भी बड़ी मोहब्बतें मिली कि जब अपने घर में जो है आपको मोहब्बतें मिलती हैं, तभी आपकी मोहब्बत और आपकी पजीराई बाहर होती है। अच्छा, ये माहौल आपको मिला, आप जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, आपके घर में महफिलें सजती थी और हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा शायर और बड़े से बड़ा एक्टर आता था जी। क्या यादें हैं उस ज़माने की? बस कौन कौन से लोग आते थे, किसके साथ आप लोग उठते बैठते? अरे साहब, हम लोगों के यहाँ तो एक बड़ा मामला था कि रात में, अब जैसे हम लोग सो रहे हैं घर में, और एकदम से कॉल कोई आई और फिर एकदम से सबको उठाया गया, अरे उठो फला फला साहब आ रहे हैं। अब पता चला साहब वो दिलीप साहब जो है गवर्नर हाउस आए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि हम खुमार साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो पता चला साहब 1 घंटे भर में वो चले आ रहे हैं। या मजरू साहब का इधर से जब भी कहीं जाना होता था बाराबंकी होते हुए, तो वो हमारे घर स्टॉपेज ज़रूर होता था उनका। इसी तरह से नौशाद साहब, शकील साहब को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनते हैं कि शकील साहब वगैरह भी हमारे घर आते रहे। कैफ़ी आज़मी साहब भी हमारे घर तशरीफ़ लाए, और बाकी तो बहुत से अच्छे शायर हैं। एक किस्सा बड़ा अच्छा है, वो आपको सुनाते चलें कि लखनऊ के एक मुशायरे में राहत इंदौरी साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो राहत इंदौरी साहब ने एक बड़ा मशहूर किस्सा अपना बताया कि मैं कहीं के मुशायरे से लौटा तो इंदौर उतरा ट्रेन से, तो देखा रेलवे स्टेशन पे खुमार साहब टहल रहे हैं। वो सुबह वजीफ़ा पढ़ते थे खुमार साहब। तो राहत साहब ने उनसे कहा कि खुमार भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहेंगे कि मैं फ़ला मुशायरे में जा रहा हूँ। कहा अच्छा। तो मुलाकात करके राहत साहब जाने लगे, तो उन्होंने उनसे कहा कि खुमार साहब ने कहा राहत साहब से कि राहत किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं? तो राहत साहब ने कहा नहीं खुमार भाई, मैं अभी लौटा हूँ मुशायरे से, है मेरे पास। क्या नहीं कोई ज़रूरत हो? तो उन्होंने अपना बटुआ निकाला और 10 रुपये राहत साहब को दिए कि लो इसको रख लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं खुमार साहब मेरे पास, क्या नहीं रख लो। तो ये किस्सा राहत साहब मुझे सुना रहे थे। तो राहत साहब ने जो है फिर एकदम से मेरी तरफ गौर से देखा, मैं उन्हीं को देखे जा रहा था। तो कहेंगे कि ये फैज़ क्या देख रहे हो फैज़? तो हमने साहब खुमार साहब ने आपसे पूछा था, आपने हमसे पूछा भी नहीं कि कोई ज़रूरत है कि नहीं। तो राहत साहब ने फिर कहा कि भाई अब जब भी आप मिलेंगे तो ये चीज़ आपके साथ होती रहेगी। तो बड़ा साथ रहा सबका। और ये मुशायरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में जब भी जाते हैं तो मेन मकसद हम लोगों का, और हमारे दादा ने भी ये जो काम किया था कि उन्होंने अपने नाम के आगे बाराबंकी लगाया था, और हमारी भी यही कोशिश, हमारे वालिद साहब की भी यही है कि ये नाम इंशाल्लाह चलता रहे बाराबंकी का। अच्छा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ वहाँ खुमार साहब के फैन थे जी। फैज़ खुमार को किस शायर ने सबसे ज़्यादा मुतासिर? साहब हमारा अपना एक ज़ाती मामला कह लीजिए कि हम सबसे ज़्यादा तो शायरी पसंद करते हैं खुमार साहब अपने दादा की, और जॉन एलिया साहब को हमने बहुत पढ़ा है और बहुत सुना है उनको। और एक ज़माना था जब मुशायरों की सीडियाँ वो कैसेटें आती थी, तो जैसे दुबई के मुशायरे होते थे तो जॉन साहब की भी शिरकत होती थी, सलीम जाफरी साहब, अहमद फराज साहब को भी हमने बहुत सुना है, बहुत पसंद की हमने उनकी शायरी। मजरू साहब हैं, कैफ़ी साहब हैं, और शकील बदायूनी साहब, साहिर साहब, इन सबको हमने बहुत पढ़ा, और ये सारे हमारे जो है पसंदीदा शायरों में हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे वो वक्त आया और फैज़ कुमार जो है वो खुद शायर बन गए, उनकी शिनाख्त हो गई। आप दुबई में गए और हिंदुस्तान से बाहर का भी सफ़र आपका शुरू हुआ जी। फैज़ कुमार की कौन सी गज़ल है जो पॉपुलर हुई है और आपको खुद भी अपनी वो गज़ल बहुत पसंद?
जी परवेज़ भाई, एक हमारी गज़ल है, उसके फिर मैं शेर भी सुनाते चलूँ आपको। तरन्नुम। जी हाँ, मैं तरन्नुम सुनाता हूँ। एक हमारी गज़ल, जो ये गज़ल रिलीज़ हुई और उसके बाद ये गज़ल पढ़ने के बाद, पहले मुशायरे में जब पढ़ी तो उसके बाद एक नए इलाक़े में जब हम गए तो इस गज़ल की फरमाइश हुई हमसे, तो लगा कि इस गज़ल को थोड़ी सी मकबूलियत हासिल हो गई, तो उसका मैं मतलब पढ़ देता हूँ। तीरगी है कभी उजाला है, तीरगी है कभी उजाला है, तेरी यादों ने मार डाला है, तेरी यादों ने मार डाला है। जब से उसको कहा है शोला बदन, जब से उसको कहा है शोला बदन, तब से मेरी ज़बां पे छाला है, तब से मैं। और इस गज़ल को मैंने पहले तो यहीं बाराबंकी में पढ़ी सबसे पहली बार, फिर उसके बाद कलकत्ता और कहाँ जहाँ जहाँ नई नई जगह गए, जयपुर गए, तो वहाँ भी इस गज़ल की फरमाइश हुई, तो लगा कि इस गज़ल को अल्लाह ने नवाज़ दिया और लोगों के दिलों तक पहुँच गई ये गज़ल। और इसका भी एक मक़ता भी इसका सुनाता सुनूँ आपको कि फैज़ यूं ही गज़ल नहीं होती, फैज़ यूं ही गज़ल नहीं होती, मुद्दतों ज़हन को खंगाला है, मुद्दतों। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गज़ल है। और हम लोग को याद है, हम लोग के बचपन में महफिलें सकती थी हुमायूं साहब के यहाँ, जिसमें शकील बदायूनी, कैफी आज़मी साहब, उनके अलावा कैफ भोपाली और फना निज़ामी, और कितने शायर हिंदुस्तान के एक से बड़े से बड़ा शायर वहाँ पर आता था। और उसके बाद उन महफिलों में शायरी तो होती थी, उसके साथ साथ किस्से भी बहुत होते थे। जी जी जी। हुमायूं साहब के किस्से भी बड़े मशहूर थे, और जो जुमले वहाँ पे हवा में तैरते थे उनका कोई जवाब नहीं था। कोई ऐसा किस्सा हुमायूं साहब या उस महफिल का आपको याद हो तो आज हमारे सुनने वालों को ज़रूर उनके साथ शेयर करिए। जी, और किस्से तो बहुत हैं, लेकिन जब घर में इस तरह की महफिलें होती थीं तो हम लोग उस महफिल से बहुत दूर होते थे कि बस आपका काम इतना है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आवाज़ दी जाए तभी आप वहाँ तक की पहुँचे, बखिया ये नहीं कि आप आके मुस्तकिल खड़े हैं। जी, किस्से तो अमर हो जाते हैं। हाँ, किस्से अमर हो जाते हैं बेशक। तो एक बड़ा लाजवाब किस्सा है, इलाहाबाद का शायद एक मुशायरा था, ये राहत इंदौरी साहब की ज़बान से ये किस्सा मुझे राहत साहब ने सुनाया था कि खुमार साहब और सारे शायर बैठे, खाना हो रहा था मुशायरे से पहले, तो उन्होंने कहा, कन्वीनर आया, तो उस ज़माने में जो बाउल चलते थे तो उनको कश्ती बोलते थे, तो कश्ती फना निज़ामी साहब के हाथ में थी, और कन्वीनर ने आके कहा कि खुमार साहब कश्ती आप तक पहुंची, तो हमारे दादा ने बरजस्ता कहा कि कश्ती अभी भंवर में फंसी है। तो अरे एक नहीं हज़ारों किस्से उनके इस तरह से हैं। बहरहाल वो जितने अच्छे शायर थे परवेज़ साहब, हमारे दादा खुमार साहब, उससे कहीं बड़े हुए एक इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी दुनिया में जो उनकी मकबूलियत हुई तो उसमें जो उनका कद था अदब और शायरी का, वो तो था ही बहुत बड़ा। उनका जो बुलंद अखलाक था उसकी वजह से हुमायूं साहब सबके चहेते बने रहे, और हमेशा आज भी वो वैसे ही उनको इज्जत मिलती है उनके नाम के साथ। जी जी बिल्कुल। मैं एक लास्ट में एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जी, आपने वो दौर भी देखा, हालांकि छोटे थे आज, हुमायूं साहब की महफिलें चलती थी, फिर धीरे धीरे आज आप शायरी की दुनिया में हैं, बड़े बड़े शायर होंगे साथ रहते हैं सब जगह। जो एक फ़र्क आया है, अदब का जो फ़र्क आया है, जो शायरी में भी जो फ़र्क आ गया है, जो मयार जो है वो नीचे आया, इसकी वजह क्या है? प्रोफेसर साहब, ये बड़ा एक अजीब दर्द है। अब मैंने अपने बचपन में जो चीज़ें देखी कि हमारे स्टेज पे जब खुमार साहब और मजू साहब, कैफ़ी साहब जैसी बड़ी शख्सियतें आगे बैठी होती थी,
तो पीछे जो जूनियर होते थे या नए नस्ल के शायर होते थे तो बड़ा एहतराम करते थे, तो वो कि खुमार साहब को सुन लेंगे तब जाएंगे। अब वो सब चीज़ें नहीं रही। अब आज के दौर में ये है कि शायर ने अपना पढ़ा और उसके बाद उसकी कोशिश रहती है कि हम रुखसत हों यहाँ से। ये बस लिफाफे का जो हाँ, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। और अच्छा, अब वैसे सुनने वाले भी नहीं हैं। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि आप मुशायरों के स्टेज पे आते हैं, आप शायर हैं, उर्दू गज़ल के शायर हैं, तो आप जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, ये जो एक पहनावा भी है ना, वो हमारे उस कल्चर से थोड़ा सा अलग हो। शेरवानी पहन के लोग आते थे या कुर्ता पजामा सदरी, कम से कम अब तो जीन्स सूट कोट टाई, मतलब वो मज़ा नहीं रहे। नहीं, अब तो सब चीज़ें, वही तो बताया कि दौर के साथ सब कुछ बदल गया, लिबास भी बदल गया, हमारे स्टेजों की जो है जो रवायतें होती थी वो भी बदल गई। अब हम फर्श से सोफे तक पहुंच गए। मुझे कुमार साहब का एक बात उनसे सुनी थी हम लोगों ने कि देवा का मुशायरा होता और यहाँ जो राजी चौधरी साहब थे उनके वालिद मोहतरम पंडित सीताराम साहब थे, वो शेरवानी पहन के और वो बैठे हुए थे, और पहले जिस पहलू में वो बैठते थे तो पूरे मुशायरे ऐसे ही बैठे रहते थे जी। तो कोई कीड़ा शायद उनकी शेरवानी में चला गया, अच्छा, कई जगह उसने काटा, लेकिन उन्होंने वो सब हरकतें नहीं की स्टेज के ऊपर, वो सामने बैठे हुए ये हरकतें अच्छी नहीं लगी। वो आदाब जो होते थे दूसरा था खैर उसके बारे में। तो इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी फैज साहब, तो खुमार साहब के जी गजल से हुई थी, और हम चाहते हैं कि इसका जो इख्तिताम हो, खात्मा हो, वो भी उनकी गजल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल परवेज भाई। और एक मतलब एक शेर मैं अपना भी पढ़ के खिराज ज़रूर पेश करूँगा अपने दादा मरहूम खुमार बाराबंकी साहब को, कि मेरा एक मतलब है कि खुशियाँ हमारी आज हैं बाहर शुमार से, मांगा है दिल किसी ने बड़े अख्तियार से। खुशियाँ हमारी आज हैं बाहर शुमार से, मांगा है दिल किसी ने बड़े अख्तियार से। और फिर फैज़ क्यों ना तुमको मुक़द्दर पे नाज हो, मिलता है सिलसिला जो तुम्हारा खुमार से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छा शेर आपने, बहुत शुक्रिया। तो मिलता है सिलसिला जो तुम्हारा खुमार से। बेशक आपकी एक पहचान जो है वो, अगर आप शायर भी ना होते तो भी आपकी दुनिया में एक पहचान रहती जी, क्योंकि आपने खुद अपनी एक पहचान बनाई है, लेकिन उस सिलसिले से जो आपकी पहचान है वो भी नायाब है। मैं बहुत शुक्रिया हम चाहेंगे जो हमारी फरमाइश है, हमारे सामाइन की फरमाइश है जी, आखिर में एक जो है गजल के साथ। जी बिल्कुल परवेज साहब, आपका हुक्म। मतलब देखिए, बड़ी मकबूल और मेरी बड़ी पसंदीदा गज़ल। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए, अंजाम। और ये गज़ल जिस वक्त दादा ने कही और इसको दुबई के मुशायरे में पढ़ी, और इस मुशायरे में वो भी तशरीफ़ रखते थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब, तो उन्होंने जो है मख्ता उनको नज़र किया था कि मैं और मजरूह साहब एक ही उम्र में मुब्तला हैं, और उन्होंने मख्ता पढ़ा कि हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार, हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार, तौहीन मैं कशी का मज़ा हमसे पूछिए, तौहीन। बहुत शुक्रिया। वो शेर जो है जी का जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल जी जी। अच्छा वो हाँ
कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए, किश्तों में। और एक शेर और है परवेज़ भाई कि वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आँखों की मुखबिरी का मज़ा हमसे पूछिए। बहुत शुक्रिया। क्या क्लासिकल एक बार फिर से सब चीज़ें ताज़ा हो गई, एकदम आंखों के सामने हो गई। कुमार साहब का एक बड़ा मशहूर शेर था कि ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, पर जज्बात में वो पहले से शिद्दत। एक ज़माने के लिए उन्होंने ये शेर कहा जी। लेकिन उनसे मोहब्बत भी पूरी दुनिया वाले वैसे ही करते हैं आज भी, और उनके जज्बातों में शिद्दत भी वैसे ही हमको सुनने की। कुमार साहब हमारे सबके दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। और आज हम उनके खानवादे की चश्म चराग फैज साहब को सुन रहे थे, इनसे बड़ी अच्छी बातें सुनी। बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया, फैज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई आपको और आपके तमाम इस चैनल को सुनने वालों को और आपकी पूरी टीम को भी शुक्रिया कि आपने इस लायक समझा और अपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया। हम जल्दी आपसे फिर मिलते हैं फिर नए प्रोग्राम में एक नए शायर के साथ। आप देखते रहिए साथी विरासत की खास पेशकश दास्तान-ए-अदब।